अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी की जॉब में कब और कैसे एक्यूरेसी आप ला सकते हैं, यानी आपके जो रूटीन वर्क है क्यूसी के अंदर, जो मेन फोकस क्या होता है टेस्टिंग करना, उसमें आपकी कब एक्यूरेसी आएगी, किस तरह आप अपने काम में एक्यूरेसी ला सकते हैं। आज की वीडियो का फोकस यही है। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट और स्ट्रेटजी बताता हूँ, स्टेप्स बताता हूँ, आसान है और आप उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। उसके तहत आपके काम में रूटीन एनालिसिस में परफेक्शन आएगी, आपके काम में एक्यूरेसी होगी, आपके रिजल्ट ठीक आएंगे। आपको रिजल्ट में रिपीटिशन पे नहीं जाना पड़ेगा, जिसका आपके बॉस और मैनेजमेंट की नज़र में बहुत गलत इमेज जाता है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा, एक बटन दबा के चैनल को अपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियो तब तक पहुंचती रहे। एंड अक्सर आप लोग भूलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एक्यूरेसी इन वर्क है, काम में एक्यूरेसी लाना, ये दो एंगल से बात होगी। एक होती है फैसिलिटीज आपकी सराउंडिंग में वो, और एक दूसरा आपकी अपनी वर्किंग, दोनों साइमल्टेनियसली। और क्यूसी की वर्क और एक्यूरेसी का दोनों चौली दामन का साथ है। अगर आप क्यूसी के आपके पास जॉब है और एक्यूरेसी नहीं है तो आप आउट है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का साथ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल जॉब है। अच्छा, फैसिलिटीज के लिहाज से और आपके खुद के लिहाज से दोनों एंगल से बात होगी। तो एक्यूरेसी में जो पहला स्टेप होता है वो होता है वेइंग का, जो आप बैलेंस पे वेइंग करते हैं। अब इसमें फैसिलिटीज क्या है कि आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का एनालिटिकल ग्रेड का बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई रफ बैलेंस हो तो आपके काम में एक्यूरेसी नहीं। ये फैसिलिटीज है। फैसिलिटीज ये है कि आपका जो बैलेंस जिस जगह पे रखा हो उसमें वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में वाइब्रेशन के लेस, इसमें वाइब्रेशन ना हो, वाइब्रेट रेजिस्टेंस बैलेंस आते हैं उनके नीचे सिस्टम लगा होता है, जिससे पर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ बैलेंस रखना होता है, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट उससे कनेक्टेड नहीं होता। तो उस जगह पे वाइब्रेशन नहीं होती, क्योंकि ये फैसिलिटीज है। अगर वाइब्रेशन होती है और एनालिटिकल ग्रेड का बैलेंस नहीं है, आप खुद कितने भी सही हो जाए फिर भी आपके काम में एक्यूरेसी नहीं आएगी। तीसरी फैसिलिटीज के लिहाज से जहां आपका बैलेंस रखा हो वो जगह पे एयर इंटरप्शन ना हो। ऐसा ना हो कि आप पेरेंट्स का डोर ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो आपके वैल्यू में वेरिएशन आ रहा हो, इस कदर वहां पे एयर इंटरप्शन हो। या आपका बैलेंस डक के नीचे नहीं होना चाहिए, जहां पे वेंटिलेटर लगे होते हैं, जहां पे सेक्शन लगा होता है। एचवीएक्स सिस्टम के मेन डक के नीचे नहीं होना चाहिए, जहां पे डायरेक्ट एयर आ रही हो और आपके बैलेंस की एनालिसिस में इंटरफेरेंस आ रही है। ये फैसिलिटीज है। ये चीजें होंगी तो डेफिनेटली आपके काम में एक्यूरेसी। दूसरा, अब आप खुद हैं कि आपने जब भी बैलेंस पे वेइंग करनी है बड़ा केयरफुली करना है, और बैलेंस को आपने कैलिब्रेटेड होना चाहिए। कैलिब्रेशन के लिए आपके पास जो डेड वेट्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो, पुराने बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहा हो, और डिफरेंट इंटरवल्स के आप कैलिब्रेशन की आपके पास एसओपी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास सिर्फ 2 वेट पे बैलेंस कर रहे हो। ये क्राइटेरिया बेस्ट नहीं होता। बेस्ट क्राइटेरिया होता है कि 1 मिलीग्राम से लेकर आप 10 ग्राम तक के वेट्स आपके पास होना चाहिए। 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, और उसके बाद 1 ग्राम, 2 ग्राम और 10 ग्राम तक का आपके पास वेट होना चाहिए। एनालिटिकल बैलेंस के अंदर 5 ग्राम से भी होता है। तो इससे आपके बैलेंस की जो कैलिब्रेशन का क्राइटेरिया परफेक्ट रहेगा, और इससे आपकी फिर डेफिनेटली आपकी वेइंग एक्यूरेट होगी। दूसरा, आपका बैलेंस का जो एयर बबल होता है, जो उसके अलाइनमेंट शो करता है, वो बिल्कुल सेंट्रलाइज होना चाहिए। लोग इसको केयर नहीं करते, वो आउट होता है और वेइंग कर रहे होते हैं, इससे भी आपकी वेइंग पे फर्क पड़ता है। तीसरा, अब आपकी इसी वेइंग में एक और पॉइंट है कि आपने जो वेइंग करनी है, बटर पेपर जो ले रहे हैं आप, उस पर बड़ा केयरफुली करना। तो लोगों की प्रैक्टिस क्या होती है कि बटर पेपर पर वेयर करके बैलेंस पे वो वेट नोट कर लेते हैं और बटर पेपर को कोनिकल फ्लास्क के अंदर रख के ले जाते हैं पोर करके, और फिर उस बटर पेपर के ऊपर ऐसे पानी डाल के जो डायलूट होता है फिर अंदर घिरा रहे होते हैं, पोर कर रहे होते हैं। दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। ये आपने नहीं अप्लाई करनी। इसके लिए बेस्ट क्राइटेरिया ये कि हमेशा नेगेटिव वेइंग लेनी है आपने। जब भी वे करना है, बटर पेपर को बैलेंस के ऊपर रखा, उसको 0 कर दिया, उसके ऊपर फिर आपने वेट जो लिया, जो रिक्वायर्ड वेट है वो लिया, उसको भी 0 कर दिया, और फिर वेट को डाल दिया अपने रिक्वायर्ड कोनिकल फ्लास्क के अंदर, और फिर वापस जो बटर पेपर था उसको बैलेंस के ऊपर रखेंगे। फिर जो वेट आएगा वो बटर पेपर से माइनस होकर आएगा और नेगेटिव में आएगा, वो वेट आपने नो करना है। इससे आपकी एक्यूरेट वेट जाता है। ठीक है, इसी तरह आपने जो सैंपल्स का अगर किसी का वेट करेंगे बड़े केयरफुली, अगर पाउडर फॉर्म में तो इसी तरीके से करेंगे, सिरप है तो फिर आप क्राइटेरिया डिफरेंट है, आप सिरिंज से लेंगे या स्पैचुला से लेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है। और स्पेसिफिकली अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर उसमें एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपने सेमी सॉलिड प्रोडक्ट का या सिरप का या कोई और डोजेज फॉर्म में तो आपने उसका किस तरह सैंपल का वेइंग करना होता है, उस पर अलग वीडियो जाएगी। ठीक है, ये हो गया वेइंग वाला सेक्शन। अगर ये वाला सेक्शन आपका ठीक है तो डेफिनेट अगले वाले स्टेप भी आपके ठीक होंगे। दूसरा स्टेप पे आ जाइए, कैटेगरी ए थी। कैटेगरी ए के अंदर मैंने बहुत सारा आपको स्टेप बताया।
फैसिलिटीज़ के लिहाज से भी और आप अपने खुद के लिहाज से भी। आप कैटेगरी बी में जाते हो, वो होती प्रिपरेशंस, जहाँ पे आप अपने टेबल पे ला के अपनी कोनिकल फ्लास्क को ले जाते हो, फिर प्रिपेयर करते हैं, सैंपल पॉइंट डायलूट डाल के मिक्स करते हैं। इस स्टेप्स में आपने बड़ा केयरफुली करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई 100 ml की फ्लास्क में सैंपल लिया है पाउडर फॉर्म में, तो उसको आपने 60 ml तक डायलूट से फिल करना है। कंप्लीट फिल करके सोनिकेटर पर नहीं लगा देना, ये गलत प्रैक्टिस है। आप इस कैटेगरी बी के अंदर भी आपकी फैसिलिटीज की बात करें तो आपके पास एक प्रॉपर शेकर होना चाहिए, फ्लाश शेकर जो होता है इंडस्ट्री के अंदर, वो भी हो तो उससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी आती है। दूसरा, आपके पास सोनिकेटर होना चाहिए जिसके अंदर टेम्परेचर भी हो, ठीक है। ये चीज़ें भी नहीं है तो फिर फैसिलिटीज नहीं है, फिर आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आएगा। मैं साथ साथ फैसिलिटीज भी डिस्कस कर रहा हूँ और आपको खुद को भी डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? आपने मिक्सिंग करनी तो 60 ml डिस्टिल वाटर लेना, प्रॉपरली उसको शेक करना और डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है। एक बात याद रखिए, आप लोग बाईपास करते स्टेप को स्किप करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, तो इससे आपके रिजल्ट खराब होते हैं। डॉक्यूमेंट आपको कह रहा है कि पहले 100 मिलीग्राम में लें, उसके बाद 50 में डाइल्यूशन बनाए, फिर उसके बाद 25 में बनाए। आप लोग क्या करते हैं कि देखा कि लास्ट डाइल्यूशन इतने पीपीएम की बन रही है, कैलकुलेशन तो कर लेते हैं डेफिनेटली, तो आप लोग डायरेक्ट किसी एक फ्लास्क में लेके उतने पीपीएम की बना लेते हैं, सैंपल वेइंग की चेंज करते हैं। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ऐसे आपने कभी भी नहीं करना। जो डाइल्यूशन पेपर आपको कह रहा है, जो डाइल्यूशन डॉक्यूमेंट आपको कह रहा है, उस स्टेप से करें और उतनी ही डाइल्यूशन बनाएं, कम ज्यादा नहीं करें, ठीक है। अपनी मर्जी से कम करके नहीं बनाएं। आप पीपीएम सेम कर लेते हैं, अलग बात है, लेकिन नहीं किया करिए, गलत प्रैक्टिस है। प्रॉपरली उसको शेक करना है, ठीक है, और मिक्सिंग ठीक तरीके से करनी है। और जो टाइम पीरियड दिया हुआ है मैनेजमेंट डाइल्यूशन का, प्रिपरेशन का, अगर हीटिंग भी रिक्वायर्ड है तो एक एक स्टेप को आपने बाईपास नहीं करना। सोनिकेटर के अंदर रखना है तो प्रॉपरली मिक्सअप करना है उसको, ठीक है। और साथ साथ शेकिंग करके देखते भी रहना है कि पार्टिकल सस्पेंशन को नजर नहीं है, अगर आपका कोई रॉ मटेरियल है स्टैंडर्ड केस में। प्रोडक्ट के केस में तो डेफिनेटली सोल्यूशन वैसे भी हैजी होता है। अच्छा, प्रोडक्ट के केस में एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप लोग जब वॉल्यूम मेकअप करते हैं फ्लास्क का, तो आपको पता है कि जब कोई पाउडर फॉर्म में टैबलेट ले रहे हो, उसका पाउडर जो होता है उसको जब मिक्स करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी एयर्स का नेक वाला जो एरिया होता है फ्लास्क का, उसके अंदर बहुत सारी हैजीनेस आ जाती है, बहुत सारा उसके अंदर पाउडर फॉर्म में बबल्स होते हैं। लोग उसको केयर नहीं करते, उसी में वॉल्यूम डाल के ऊपर वाला लेयर लेके उसको वॉल्यूम मेकअप कर देते, तो बहुत गलत प्रैक्टिस है। एक्यूरेट आपका वॉल्यूम मेकअप ही नहीं होता। लोअर मिनिस्कस अपर मिनिस्कस को खास ख्याल किया गया है। अपर मिनिस्कस आपको पता है कि डार्क सॉल्यूशन में जाती है और क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन के अंदर आप लोअर मिनिस्कस नोस करते हैं। तो अगर जो हेजिनेस वाली जो बात करो, इधर बबल रह गए, पाउडर जो आ रहा होता है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कोनिकल फ्लास्क का जो कैप है उसको हटा के थोड़ी देर के लिए रख ले, फिर एयर बबल निकल जाते हैं, वो सोल्यूशन आपका नीचे जाता है, फिर उसको हल्का सा शेक करें और फिर जो जो डार्क लाइन आ रही होती है ना सॉल्यूशन की इस नेक के अंदर, उससे लेकर वॉल्यूम मेकअप किया करें। इस पे बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि इससे अक्सर लोग गलत वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं और सारे रिजल्ट खराब हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टेप आपने बहुत केयरफुली करना है कि आपने डाइल्यूशन जो मेकअप करनी है वो बड़े केयरफुली करनी है। अच्छा, पहली डाइल्यूशन बन के इसके बाद अगर दूसरी डाइल्यूशन है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के बाद जो 50 ml बना रहे हैं, 25 ml बनानी, नेक्स्ट डाइल्यूशन जो बनानी, तो उसमें आप जो पाइपेट्स यूज करते हैं कभी भी ब्लो एयर नहीं किया करें। पाइपेट के अंदर फूंक नहीं मारनी चाहिए, ब्लो नहीं करना चाहिए, गलत प्रैक्टिस है। पाइपेट फिलर को यूज किया करें और 2 सेकंड के लिए जो लास्ट छोड़ते हैं लोग ड्रॉप जो, वो ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए गिर जाता है 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर। तो उस चीज का वेट किया करें। आप लोग क्या करते हैं कि लिया और पाइपेट्स को बाहर से ड्राई भी नहीं करते और दूसरी पाइपेट कंटेमिनेटेड दूसरी पाइपेट में चली जाती है और बाहर का जो सोल्यूशन होता है पाइपेट का वो भी अंदर चला जाता है, तो एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं जा रहा होता। इस पे बहुत केयरफुली आपको काम करना पड़ता है। जब आप एक पाइपेट से दूसरी पाइपेट में डाल रहे हो, यानी एक फ्लास्क से दूसरी फ्लास्क में आपको नेक्स्ट डाइल्यूशन बनानी है और पाइपेट यूज कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट पहली जो फ्लास्क थी उससे लिया 10 ml लिया, तो साइड से जो है ना पाइपेट को टिश्यू पेपर से ड्राई कर लिया करें। उसके बाद फिर थोड़ा ज्यादा ले लेकर फिर एक ड्रॉप उसी के अंदर गिरा के एक्यूरेट जो वॉल्यूम आ जाए, उसके बाद पाइपेट फिलर से अपनी दूसरी डाइल्यूशन फिल किया करें और ब्लो मत किया करें, ब्लो इन पाइपेट नहीं किया करे, गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। यहां तक का भी आपने काम बड़ा केयरफुली करना है, तो आपकी चीज एक्यूरेटली प्रिपेयर हो जाएंगी। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है, इन्हीं को आप एचपीएलसी पे लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेस्टिंग आपकी एचपीएलसी पे थी, आपने वेइंग बड़े एक्यूरेटली तरीके से के लिए एज पर फैसिलिटीज और एज पर यू, और आपने प्रिपरेशंस भी एज पर फैसिलिटीज एज पर यू बहुत अच्छी बना ली, ठीक कर ली। लास्ट आप वाइल के अंदर लेके, यहाँ पे एक चीज और नोट करने की है प्रिपरेशन करने का, आपको कोई गिलास पर गीला नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए। अगर वेइंग कर रहे हैं तो ग्लास पर बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अगर आपने वेट ग्लास के अंदर वेट लिया है
या वेइंग किए तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। उससे आपकी वेइंग ठीक नहीं होती और उससे रिजल्ट भी आपके ठीक नहीं आते, क्योंकि प्रिपरेशन सैंपल्स ठीक नहीं होता। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है यहाँ पे। आप तीसरा कैटेगरी है वो है एचपीएलसी पे ले जाके आपका रन को चलाना। अब वो आगे सारा काम सिस्टम खुद ब खुद करता है। ये प्रिपरेशन वाला वर्क बहुत इंपॉर्टेंट था। कैटेगरी ए वेइंग वाली, कैटेगरी बी प्रिपरेशन वाली। अब कैटेगरी सी जो है वो एचपीएलसी पे ले जाके ऑटोमेटिकली सिस्टम चलाता है, लेकिन इस सी के बाद जो आखिरी कैटेगरी होती है इंटीग्रेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, अक्सर लोग प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन में कभी आपने ऑटो इंटीग्रेशन वाले काम के तहत काम करना है, मैनुअल इंटीग्रेशन करनी है। ऑटो पे तो खैर लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन पीक को कट ऑफ करते हुए हमारा ख्याल रखना है। लोग अगर पीक की टेलिंग बढ़ गई है, फ्रंटिंग आ रही है, तो गलत जगह से पीक काट देते हैं बाय फोर्स। वो काम आपने नहीं करना है। अगर आपने पहले वाली कैटेगरी के दोनों काम भी सही किए हुए और गलत तरीके से बाय फोर्स पीक काट रहे हैं तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। आप बाय फोर्स पीक काट के पीक की शेप सही करके एरिया तो ले आएंगे, आपके रिजल्ट कोई और टेस्ट करेगा तो फेल हो जाएगी। आपके प्रोडक्ट कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि नहीं पता जो बाय फोर्स आपने पीक कट की है इंटीग्रेशन के अंदर वो सही है या नहीं। हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो। इसीलिए जो सिस्टम लेगा पीक वही आपने पीक लेनी है प्री कैलिब्रेशन के दौरान। तो ऐसी जगह से पीक आपने कट ऑफ करनी है, या जो सिस्टम मैनुअली लेता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी दी थी कि आपको कि ऑटोमेटिक सिस्टम किस तरह से पीक लेता है। तो उस लिहाज से इंटीग्रेशन में आपने बहुत ख्याल करना है। स्पेशली जो आपको इंटीग्रेशन ट्रेनिंग में पॉइंट बताएं उनको आपने देखना है, क्योंकि जो तीसरी कैटेगरी इंटीग्रेशन वाली है उसमें अगर आपने गलत इंटीग्रेशन की तो भी आपकी पीक खराब और पीक कट ऑफ एरिया कम ज्यादा हो जाएगा, तो आपके रिजल्ट आउट हो सकते हैं। किसी ड्रेप ने सैंपल उड़ाया, फेल या पास हो सकता है। आप समझेंगे मैंने तो पास किया है, लेकिन वो आपने इंटीग्रेशन वाली कैटेगरी में गलत काम किया हुआ है, तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं थे जो आपने पास किए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है आसान स्टेप्स, बड़े इंपॉर्टेंट, कि इन तीन कैटेगरी को आपने देखना है, वेइंग वाली, प्रिपरेशन वाली और आखिर में इंटीग्रेशन वाली। हमेशा इस चीज को अपनी ग्रिप में रखें और स्टेप्स को एज पर फॉलो करें। आपके रिजल्ट कभी भी खराब नहीं आएंगे, आपके काम में, आपकी हैंडलिंग में एक्यूरेसी आ जाएगी।